सुर्खियों में। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सुर्खियों में के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजीव शर्मा। आज के इस अंक में हम बात करेंगे प्रदेश के बजट की और इससे जुड़ी तमाम बातों की। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा सरकार का यह पहला अंतरिम बजट है जो कल विधानसभा में पेश किया गया। बजट में ना तो कोई नया कर लगाया गया है और ना ही कोई नई योजना पेश की गई है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पटल पर 2024-25 के लिए करीब 1,45,229 करोड़ रुपए का लेखानुदान प्रस्तुत किया है। मौजूदा सरकार का पूर्ण बजट लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में आने की संभावना है। लेखानुदान के माध्यम से विभागों को इस साल अप्रैल से जुलाई तक विभिन्न योजनाओं में खर्च करने के लिए राशि आवंटित की गई है। इस लेखानुदान में मोटे तौर पर औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, स्टार्टअप, सड़क नेटवर्क, एक्सप्रेस वे जैसे तमाम क्षेत्रों के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है। इस विषय पर और विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर मनीष शर्मा। आप उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल में अर्थशास्त्र विषय के प्राध्यापक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को एक पहेली सुलझाइए, जो लेखानुदान, अंतरिम बजट और पूर्ण बजट, ये सब क्या है और इनको कैसे समझें? जी, पूर्ण बजट जो होता है वो पूर्णकालिक सरकार जब रहती है तो हर एक वर्ष, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, जब सेंट्रल बजट की बात करते हैं, या राज्य की सरकार हो, तो वो एक बजट प्रस्तुत करती है। उस बजट में हम एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू दोनों की बातें करते हैं कि हमारे रेवेन्यू के सोर्सेस क्या क्या रहेंगे और किस प्रकार से हम अपनी रेवेन्यू को जनरेट करेंगे। उसमें हमारी जो फिस्कल पॉलिसी रहती है उस पॉलिसी पर चर्चा करते हैं, और एक्सपेंडिचर पर हमारा एक्सपेंडिचर क्या रहेगा उसमें हम बजट एस्टीमेट बताते हैं, रिवाइज एस्टीमेट बताते हैं, पूरी बातें उसमें। और उसके बाद सदन में बहस होता है। बहस के बाद हम रिवाइज एस्टीमेट भी करते हैं और उसमें जो चेंजेस लाना रहता है उन चेंजेस को लाते हैं। तो ये हमारा जो है पूर्ण बजट कहलाता है। जब हम इंटरिम बजट की बात करते हैं तो जो आपातकालीन स्थिति रहती है, जब बजट पूरे साल भर के लिए बना नहीं पाएंगे क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं। जब भी चुनाव, जैसे बजट चुनावी वर्ष रहता है, जैसे आपने इस वर्ष देखा केंद्र सरकार ने भी जो बजट निकाला वो इंटरिम बजट निर्मला सीतारमण जी ने दिया, क्योंकि ये 4 महीने के लिए बजट, हम पूर्ण बजट नहीं दे सकते, तो 4 महीने के लिए इंटरिम बजट देते हैं। इंटरिम बजट में बजट की राशि कम रहेगी और बजट में हम नई कोई स्कीम और इस तरह की चेंजेज, या जो आपका टैक्स रेट है, इनकम टैक्स या कोई भी टैक्सेशन रेट में चेंजेज नहीं लाते। लेकिन हम आय कहाँ से करेंगे, खर्च कहाँ से करेंगे, इस पर हम करते हो सदन में उस पर चर्चा भी हो जाएगी। लेकिन जब वोटर अकाउंट जब होगा, जब आप कह रहे हैं लेखानुदान, तो उसमें सिर्फ हम खर्च की बात करेंगे। हम खर्च कहाँ से करना है, हमको खर्च कैसे करना है, उस पर कोई चर्चा नहीं होगा। तो मोटे तौर पर जो होता है, ये जो लेखानुदान होता है वो 1/6 जो टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर रहता है उसका 1/6 तक के लिए हमारे पास रहता है, जो कि पूरे साल की बजट का 1/6 रहे। और ये इंटरिम बजट जो है वो दोनों की बात, हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात है तो इंटरिम बजट जो है धारा 112 के तहत, और जो वोट ऑन अकाउंट है वो 116 के तहत लाते हैं। बाकी पर्पस दोनों का एक ही रहता है कि गवर्नमेंट के जो आने वाले समय में जो ये 3 या 4 महीने के लिए जो खर्च है, उन खर्च को कैसे करेंगे इसके बारे में एक लेखा जोखा जो पटल पर रखना रहता है। दोनों का पर्पस एक रहता है। ड्यूरेशन भी लगभग एक सा ही है, 4 महीने के लिए, 4 महीना, 2 महीने के लिए वोटर अकाउंट का रहता है, लेकिन उसको 4 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। इंटरिम बजट जो है वो भी 2 महीने से 4 महीने तक के लिए रहता है। बाकी तो बातें बजट में जो रहती है वो सब रहती है, लेकिन एक्सपेंडिचर के लिए हम इंटाइटल्ड हैं, रेवेन्यू जनरेशन के लिए नहीं है। अच्छा, जब ये बात है कि सरकार पूर्ण बहुमत में है और पहली बजट है, तो फिर अभी लेखानुदान लाने की ज़रूरत क्या पड़ गई सरकार? ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ही है ना। आप पूर्ण बहुमत में रहे या न रहे, जब आपको चुनाव में जाना है तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी नए प्रोग्राम को, नए स्कीम को, नए खर्च के प्रपोजल को पटल पर नहीं रह सकते। नई सरकार जब आएगी, वो नई सरकार आने के बाद आपने जो रखा है अगर उनको पसंद आया तो ठीक, नहीं तो वो भी परिवर्तन इसमें कर सकते हैं, इनके राशियों में परिवर्तन कर सकते हैं। अभी 3 या 4 में जब तक चुनाव के परिणामों की घोषणा नहीं हो जाती, उस समय तक किस प्रकार से हमें अपने देश को या राज्य को खर्च के लिए रखना है, किस तरह से पैसे खर्च करने, किन किन मदों पर, क्योंकि जो योजनाएं चल रही उनको लगातार रखना भी ज़रूरी है। जो खर्चे हो रहे हैं, चाहे वो
कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, उनको करना ही करना है। तो इसलिए इस तरह का हमको लेखानुदान या फिर इंटरिम बजट की जरूरत पड़ती तो है। क्या जैसे लोकसभा चुनाव होने तब भी राज्य सरकारें इस बात के लिए बाध्य रहती हैं कि वो पूरा बजट ना लाएं? नहीं, लोकसभा के लिए तो आपने केंद्रीय बजट देखा, केंद्रीय बजट में इंटरिम बजट आया है। लेकिन अब मान लीजिए मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, तो मध्य प्रदेश के चुनाव को, लोकसभा का चुनाव को प्रभावित कर सकता है। तो मध्य प्रदेश में चुनाव तो हो चुका, नई सरकार बन चुकी, लेकिन चूंकि लोकसभा चुनाव आना है तो इसलिए हम अभी जो है इंटरिम बजट ही ला सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ कोई घोषणा करके तो लोकसभा के चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है। तो इसलिए सरकारें जो हैं इंटरिम बजट लेके, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। मतलब ये कह सकते हैं कि सरकार ने अपने सारे पत्ते अभी छिपा के रखे हैं, बाद में जब पूर्ण बजट लाएंगे तो खुल के सारी बातें वो बताएंगे कहाँ कितना खर्च करेंगे। बिल्कुल। पत्ते छुपाए तो नहीं है, उन्होंने इशारा जरूर कर दिया है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, और जब हम पूर्ण बजट लाएंगे तो हम अपनी बातों को उन पर जो खर्च हैं उन पर हम बातें करेंगे फिर चर्चा करके। तो जैसे हम लोगों ने पिछले साल देखा था कि राज्य सरकार का कुल बजट करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का था, मुख्य बजट जो था। और इस बार अभी जो लेखानुदान पेश किया गया है वो करीब 1 लाख, अभी जो हम लोगों ने बात भी की थी, 1,45,000 करोड़ के आसपास का लेखानुदान है। तो इससे कहीं पूर्ण बजट लाने की उस पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? फ़र्क नहीं, आप देखिए 1/3 है जो 4 महीने के लिए जो बजट लाया गया, जो 12 महीने का आपने पिछले साल का आपने बताया कि 3,14,000 करोड़ रुपए है। इस बार उसमें अनुमान है थोड़ा और बढ़ा हुआ रहेगा। तो फिर भी बढ़ा हुआ मैं मान के चलता हूँ 3,80,000 करोड़ रुपए के करीब जाएगा। तो 3,80,000 करोड़ का 1/3 जो है वो लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास आ रहा है, 1,45,000 करोड़, जो इस बजट में, इस इंतरिम बजट में प्रोविज़न किया गया कि इतने रुपए खर्च हम कहाँ कैसे करेंगे। अप्रैल से जुलाई के बीच में इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, खर्च करना है, कैसे करेंगे, इसके बारे में बात की गई थी। तो जैसे कि सर आप भी बता रहे थे और हम सब लोगों ने वित्त मंत्री का भाषण सुना, पढ़ा भी है, उसमें उन्होंने बताया कि बजट अनुमान में कुल राजस्व प्राप्तियाँ 2,52,268 करोड़ है, और इसमें राज्य कर का हिस्सा करीब 96,000 करोड़ है, और गैर कर राजस्व 18,000 करोड़ के आसपास है। तो इसको आम श्रोताओं के लिए कैसे समझा सकते हैं? नहीं, आप देखिए इन आंकड़ों में अगर जाएंगे तो आम श्रोता थोड़ा भ्रमित होते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताऊं, ये सभी जो विधानसभा से पारित हो रहे, राज्यपाल की अनुमति से वित्त विभाग जो है सभी विभागों को बजट दिया है। उन सभी विभागों जो बजट दिया गया है, वो जो पैसे हैं आपने जो कह रहे खर्च एक्सपेंडिचर दिया, इनकम भी पहले से तय था। हम नए इनकम के सोर्सेस नहीं खोले, ना हमने टैक्स रिजीम में कोई चेंज किया है। जो टैक्सेस आ रहे वो अभी जीएसटी बंद नहीं हो जा रहा है, वो आ रहा है। जो आ रहा है उसका एक अनुमान लगाया गया कि इतने रुपए आएंगे और इतने रुपए हमको खर्च करेंगे। जब जो आंकड़े आपने बताए उस आंकड़ों में आप देख रहे हैं अभी हमारे पास सरप्लस है, हमारे खर्च कम है और इनकम ज़्यादा है। अमूमन क्या होता है, जब बजट पेश करते हैं तो हमारे खर्च ज़्यादा रहते हैं, इनकम कम रहता है, तो हम इनकम बढ़ाने की और जो स्रोत है उनको खोजने की कोशिश करते हैं। इंतरिम बजट में हम इनकम बढ़ाने के स्रोतों को नहीं बढ़ा सकते, तो लिहाजा खर्च को कम रखा गया है। जो इनकम है उससे खर्च को कम रखा गया, जो आपने अपने आंकड़ों से भी अभी सरकार ने अपने बजट में बताया भी करीब 442 करोड़ रुपए अधिक सरकार के पास हैं, मतलब आय और व्यय के नज़रिए से देखें तो खर्च बचा हुआ है अभी 442 बचे हुए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे जिसको मैटर ऑफ कंसर्न हम बार बार कह रहे हैं कि जो विरोधी राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी कह रहे हैं और सरकार भी जानती है कि 2023-24 में ओवरऑल जो लोन था वो 76,230 करोड़ रुपए का था, और इसके लिए गवर्नमेंट इस साल 12,000 करोड़ रुपए जो है वो लोन लेने जा रही। तो हम अगर इन खर्च बढ़ाते जा रहे तो लोन का जो वैल्यू है, वॉल्यूम है, वो भी बढ़ रहा है। तो सरकार इस बात को भी इस अभी जो कल बजट का जो इंटरिम बजट दिया गया उससे मुझे समझ में आ रहा है कि सरकार इस चीज़ को बहुत गंभीरता से ले रही है और कोशिश करेगी अगले बजट, जब पूर्ण बजट आएगा जुलाई में, तो ये लोन का जो भार है उसको कम करेगी। इसीलिए बजट में आप देखेंगे खर्च को कम करने की कोशिश की गई है। इस जो इंटरिम बजट है सर, इसमें देखें तो मोटे तौर पे सरकार ने औद्योगिक केंद्रों के विकास है, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने की बात है, या सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, राजमार्ग या एक्सप्रेस वे बनाने की बात चल रही है। इस सब के लिए मोटे तौर पे धनराशि का प्रावधान किया गया है। तो क्या सरकार का जोर बुनियादी संरचना के विकास पर है? पिछले 5 या 6 वर्षों से जो मध्य प्रदेश शासन का जो बजट रहा है
वो बजट पूरा का पूरा जो केंद्र शासन का जो बजट रहा है उससे मिलके जो डबल इंजन सरकार जो कह रहे हैं वो अनुपूरक का काम कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री बजट है एक दूसरे का और सप्लीमेंट्री बजट भी एक दूसरे के हो रहे हैं। तो जिस तरह का सोच एक ये बजट जो है एक फ़िलॉसफी है, पॉलिटिकल फ़िलॉसफी है कि हमारा पॉलिटिकल फ़िलॉसफी क्या है। तो अभी जो पॉलिटिकल फ़िलॉसफी है वो कई सालों से ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, जिसको इस बार और ज़्यादा जोर फोकस किया है सोशल जस्टिस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जोर, जो वांछित वर्ग, जो डिप्राइव्ड ग्रुप है, जो डिप्राइव्ड सोशल क्लास है, उसको फोकस किया गया। अंत्योदय जो योजना लागू जैसा करके जो अंतिम व्यक्ति है उस तक के लाभ पहुँचे। वो कब पहुँचेगा? तभी पहुँच सकता है जब हम विकास की जो भी हमारी योजना है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका करता है। तो इसलिए आप देखेंगे पिछले कई वर्षों से केंद्र शासन राज्य शासन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा रहा है, इनकम भी बढ़ाने में मदद कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से ग्रोथ इंजन का काम कर रहा है। और इसीलिए आप देखेंगे 2000 करोड़ रुपया जो है दिसंबर में लोन लिया गया था कि बीच में एक आया था कि जिस तरह से हमारे यहाँ किसानों की मदद के लिए या बहनों की मदद के लिए जो पैसे की ज़रूरत है कैसे लाएंगे, तो लोन लेकर के उसको पूरा किया जा रहा है। और वो लोन इसलिए कि गरीबी और बेरोजगारी ये दो मुख्य मुद्दे हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के, और मध्य प्रदेश के तो खास करके। तो ऐसे में बुनियादी ढांचा का विकास होना बहुत ही ज़रूरी है हम अगर इन दो समस्याओं को कम करना चाहते हैं। तो सरकार की जो एक खास योजना रही थी लाडली बहना योजना, इस बार भी बजट में 6,304 करोड़ रुपए का प्रावधान है 4 माह के लिए। करीब वो शायद 1200 साढ़े 1200 करोड़ रुपए हर महीने इस पर खर्च होता है। तो मतलब सरकार का फोकस अपनी मुख्य योजनाओं पर है। देखिए हमारे समाज में विडंबना ये रही अब तक कि हम 50% आबादी महिलाओं की, और महिलाओं की चर्चा हम अब तक बहुत कम करते आए थे। महिला शिक्षा, महिला स्वास्थ्य के साथ साथ महिला स्वावलंबन भी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत चर्चा का विषय है कि महिला लाडली लक्ष्मी, जिसमें 1.29 करोड़ लाडली बहना है मध्य प्रदेश में। 1.29 करोड़, समझ रहे इस आंकड़े को आप। इतने बड़े महिलाओं को अगर स्वावलंबन देना है तो ये छोटा अमाउंट जो देना उनके एक इमोशनल साइकोलॉजिकल उनको बूस्टर का काम करता है। उनको लगता है कि मेरे पास भी ताकत है। और वीमेन एम्पावरमेंट जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है विकास की वांछित दर को पाने के लिए। महिलाएं अगर सक्षम होती हैं, महिलाएं अगर स्वस्थ होती हैं, महिलाएं अगर आर्थिक रूप से इस पैसे से हो नहीं पाती हैं, लेकिन उनको एक आत्मनिर्भरता का बोध होता है, और वो बोध जो है बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अभी पिछले आपने देखा होगा मुख्यमंत्री महोदय ने जब कहा कि हम लाडली बहना योजना को लागू रखेंगे, निरंतर रखेंगे, जारी रखेंगे। क्यों जारी रखेंगे? क्योंकि अगर लाडली लक्ष्मी योजना हम वापस लेते हैं, पैसा का दबाव तो घटेगा, लेकिन महिलाओं के अंदर आक्रोश शब्द नहीं होना चाहिए। जो एक विश्वास जन्मा हुआ था, जो पनपता हुआ दिख रहा था, वो फिर घट जाएगा। तो इसलिए इस बजट में भी ये बजट ही इसलिए कि जो चल रही योजनाएं उनमें किसी में छेड़छाड़ नहीं किया गया। हर योजना को उनका ड्यू अमाउंट जो है वो उनको दिया जा रहा है। लाडली लक्ष्मी में भी दिया जा रहा है। हालांकि रुपया 6,304 करोड़ रुपए जो है इंटरिम बजट के हिसाब से ज़्यादा है, लेकिन जो रेट है, जितनी महिलाएं हैं उस हिसाब से इतना पैसा तो लगता ही है। सर यही वजह कि सरकार ने, पिछली सरकार की एक योजना थी तीर्थ दर्शन योजना, जिसमें वो बुजुर्ग यात्रियों को या जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनको अलग अलग तीर्थों की यात्रा पे ले जाते थे। पिछली बार शिवराज सरकार ने हवाई जहाज़ से यात्रा भी शुरू कराई थी। इस बार भी जो सरकार ने बात की है कि वो हेलीकॉप्टर से तीर्थ दर्शन योजना कराने की चर्चा कर रहे हैं। खासकर जो मध्य प्रदेश से जुड़े क्षेत्र हैं उन इलाकों में ले जाने के लिए इसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है। मैं तो इसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि हमारा सामाजिक न्याय की जो हमारी फ़िलॉसफी है, और जो बुजुर्ग जो हम बुजुर्गों को जिस तरह से अहमियत नहीं देते आ रहे थे, इस योजना के तहत जो है हम बुजुर्गों को उनका जो एक एज ओल्ड उनका अपना एक रहता है, सपना रहता है कि हम कैसे तीर्थ यात्रा पूरा करें। तो ये दायित्व भी सरकार ने अपने सामाजिक दायित्व में रखा, और इसको रखते हुए आपने जैसा सही कहा कि धर्म के साथ तो तीर्थ को भी जोड़ा, और मुख्यमंत्री हवाई तीर्थ योजना की शुरुआत किया गया। अगले वित्तीय वर्ष में भी इसको रखा गया, और जो प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, उनको जो पैसा कम मिलेगा उस गैप को भी सरकार ने कहा कि हम इस गैप को जो भरपाई करेंगे। और इंदौर से उज्जैन, ओंकारेश्वर, जबलपुर से चित्रकूट, ग्वालियर से ओरछा,
और पीताम्बरा पीठ, ये सब जो है हवाई यात्रा से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। पहले भी कराया जा रहा था, बस कॉन्टिन्यूटी रखा गया इस बजट में और उसके लिए बजटरी प्रोविज़न भी रखा गया है। एक तरह से सर ये समझ भी सकते हैं कि इसी के जरिए कहीं ना कहीं प्रदेश में हवाई सेवाओं का, हवाई ढांचे का विस्तार करने की या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की एक बात भी इसके जरिए हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज भी इससे बढ़ता है। आप जैसे देखे होंगे अभी पिछले महीने राम जन्मभूमि में राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो उसके बाद से अयोध्या का जो इकोनॉमी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है वहाँ, और जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी का जो वहाँ लोकल लोग हैं, तो इस तरह से जो आप तीर्थयात्री योजना कराते हैं, ये एक तरह से हम उसको कहते हैं तीर्थयात्री अर्थव्यवस्था करते, तीर्थ अर्थव्यवस्था करते हैं, धार्मिक टूरिज्म जैसा कुछ, रिलीजियस टूरिज्म जो हजारों वर्षों से भारतवर्ष में रहा है। ऐसे बहुत सारे रिलीजियस सेंटर हैं जहाँ टूरिस्ट जो है अक्रॉस द कंट्री वहाँ आते हैं और वहाँ की अर्थव्यवस्था भी अपने आप मजबूत होती है इन तीर्थयात्रियों के कारण। तो इस तरह के, और दूसरा आपने जो कहा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें हवाई इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, सड़क के माध्यम से बस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, वहाँ रहने की जो तीर्थयात्री उनके रहने रुकने की व्यवस्था करना, वहाँ उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना, तो अपने आप ये कास्केड इफेक्ट है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये योजना जो है सिर्फ बुजुर्गों को सम्मान नहीं दे रहा है, बल्कि जो तीर्थ स्थल है वहाँ के लोगों को रोजगार भी देगा। और वैसे भी नागरिक उड्डयन मंत्री हमारे अपने प्रदेश के हैं सिंधिया जी, तो उनकी भी कोशिश है प्रदेश में हवाई सेवाओं का विस्तार करने की, और अगर ये छोटे छोटे तीर्थ स्थलों तक भी हवाई सेवाएं, हेलीकॉप्टर सेवाएं जाएंगी तो निश्चित तौर पे बिल्कुल बुनियादी और हवाई संरचना का विकास तो होगा ही। बिल्कुल सही कहा आपने। सर युवाओं और जो स्टार्टअप है उनके लिए इस बजट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ कि बजट जो है ये इंटरिम बजट है, तो हमारी ये पुरानी योजनाएं थी वो सभी चल रही है। लेकिन मैं एक बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बजट रहता है वो एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है, जो आपको परिलक्षित होगा। जो बड़े नेता जो मध्य प्रदेश में आते हैं, केंद्र के नेता या मध्य प्रदेश के नेता जो अपनी भाषणों में या अपनी सभाओं में कहते हैं, उन सभाओं से ही हमें समझ में आता है कि आने वाले वर्षों की जो रोड मैप होगा विकास का वो क्या होगा, और उस विकास के रोड मैप के लिए जो खर्च आएंगे उन खर्चों को कैसे पूरा करेंगे। तो अभी आपने देखा होगा 20 अगस्त को अमित शाह जी आए हुए थे, तो वो जब आए तो उन्होंने ये कहा कि भारत में 10% आबादी जो है वो गरीबी रेखा से बाहर आई है, जिसमें मध्य प्रदेश का योगदान है। जो आपने प्रश्न किया कि स्टार्टअप में, उसी के उत्तर में बता रहा हूँ। और मध्य प्रदेश में जो बजट की साइज़ है, जो पहले जो 2000 पिछले आपने कल परसों मुख्यमंत्री साहब ने सदन में तुलना किया पहले और अब 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद का, उन्होंने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी और राज्य के परिप्रेक्ष्य में, तो उस परिप्रेक्ष्य में जो तुलना किया तो उसमें भी आपने देखा कि पहले जो बजट था मध्य प्रदेश का 23,100 करोड़ रुपये का था, जो कि अब 3,14,000 करोड़ रुपये का, कई गुना बढ़ गया है। कई गुना बढ़ गया है। शिक्षा के क्षेत्र में पहले जो था वो 38,000 था, अभी 2,556,000 करोड़, 38,000 करोड़ से 2,556,000 करोड़ जैसा 2,000 ऐसा बढ़ा है। फिर मध्य प्रदेश का जो बजट में हेल्थ बजट था वो 580 से 16,000। तो इस तरह से आप हर जगह, पर कैपिटा इनकम जो था पहले 11,700 था, अब 1,40,000। और जो आपने युवाओं की बात की, MSME सेक्टर में 4,200 इंडस्ट्रीज थे पहले, अब 4,200 इंडस्ट्री थे MSME सेक्टर में, अब वो बढ़ के 3,61,000 MSME सेक्टर हो गया। और जो स्टार्टअप है वो इस MSME सेक्टर से ही आ रहे हैं। तो स्टार्टअप मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है, उसके लिए प्रोविज़न दिया है, और स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए कौशल योजना भी शुरू किया गया। आपने देखा होगा युवाओं के लिए कि इस बजट में युवाओं के लिए सरकार का जोर जो है युवा शक्ति के सर्वांगीण विकास से दिया हुआ है। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना जैसे योजना, फ्यूचर जॉब स्किल पाठ्यक्रम जो है जबलपुर, उज्जैन, भोपाल में स्टार्ट करने की बात की गई है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यशाला में भाग लेने पर सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए राशि उपलब्ध कराई गई है। तो इस तरह से जो युवाओं के विकास के लिए, विकास मतलब सर्वांगीण विकास के लिए बात की जा रही है, कौशल विकास के थ्रू, शिक्षा के विकास के माध्यम से, स्वास्थ्य के विकास, उनको ट्रेनिंग देना, उनको फाइनेंस सीड मनी जो देना, ये सब का प्रोविज़न इस बजट में नया नहीं किया गया है,
लेकिन जो पुराने बजट में जो बातें थी उनको बढ़ाया गया, और आने वाले जो बजट, जो 4 महीने बाद पूरी बजट जो आएगी, उसमें इन बातों का उल्लेख होगा। ऐसा इशारा अभी से ही कर दिया गया कि हमारा फोकस पॉइंट जो है वो महिला, गरीब, युवा और किसान है। ये 4 हमारा निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा था और मोहन यादव जी भी बार बार यही बात करें कि किसान, युवा, महिला और गरीब, ये जो है हमारे फोकल है, और हमारी जो भी योजनाएं होगी इन्हीं को केंद्रित करके होंगी। और निश्चित रूप से जब युवा को रोज़गार की बात आ रही तो अभी स्टार्टअप और कौशल विकास योजना, क्योंकि एजुकेशन को रोज़गार से नहीं जोड़कर कि अब कौशल को, इसीलिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है उसमें कौशल संवर्धन के ऊपर में ज़्यादा फोकस किया गया है। तो मध्य प्रदेश शासन भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने वालों में सबसे पहला राज्य बना, और उसका विकास लगातार नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ में किए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से बजट, आने वाला बजट, सभी चीज़ें जो युवाओं को रोजगार देने। अब युवाओं की बात कर रहे हैं और युवा जो है वैलेंटाइन डे मना रहे हैं जिस समय हम ये बजट की चर्चा कर रहे हैं, तो एक तरह से हम भी कह सकते हैं कि सरकार ने अभी पूरा प्रेम उड़ेला है युवाओं के ऊपर। बजट है तो बहुत सारे सवाल भी होंगे और उनके बहुत विस्तार से जवाब की ज़रूरत भी पड़ेगी, लेकिन रेडियो में समय की अपनी सीमा है, इसलिए हम इस कार्यक्रम को यहीं ख़त्म करते हैं। और जैसा कि सरकार ने भी कहा है और हम भी अपनी चर्चा में हम लोगों ने भी बताया कि प्रदेश सरकार पूर्ण बजट जुलाई माह में पेश कर सकती है, जिसमें वो तमाम बातें शामिल होंगी जिनको जानने की इच्छा आपकी हमारी होती है। तो इस समय फ़िलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर अगले अंक में फिर किसी विषय पर बात होगी। धन्यवाद आपका संजीव सर, आपने हमें बुलाया, मौका दिया। सुर्खियों में